अभी हाल ही में जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच में जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस विश्वनाथन ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के एक मामले में स्प्लिट ओपिनियन दिया, यानी कि एक खंडित निर्णय दिया जिसमें दो न्यायाधीश अलग अलग अपनी राय देने में अपना विषय अलग अलग सोच के साथ प्रकट किए। ये मामला क्या था? दरअसल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, उसमें 1988 का जो ये कानून है, एक संशोधन इसमें 2018 में किया गया और एक सेक्शन 17A जोड़ा गया। ये जो 17A है, ये कहता है कि किसी भी जांच एजेंसी को लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए, पूछताछ करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए पहले सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी, प्रायर परमिशन लेना होगा। अब जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जो ये सेक्शन 17A है, ये असंवैधानिक है, क्योंकि ये जांच एजेंसियों के अधिकारियों के हाथ बांध देती है और चूंकि जांच करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेने का प्रावधान इसमें किया गया है, तो इससे जो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी हैं वो अपना बीच बचाव करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि मंजूरी लेने में बड़ा वक्त लगता है और इस बीच वो सबूतों को नष्ट कर सकते हैं और अपने खिलाफ होने वाली जांच की कार्रवाई से पहले ही वो अपने आप को बचाने का इंतजाम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो सेक्शन 17A है वो भ्रष्टाचार के मामले में कानूनी कार्रवाई करने, जांच करने जैसे प्रभावी कदम उठाने को रोकती है, कमजोर करती है। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस विश्वनाथन का ये कहना था कि ये 17A सेक्शन बहुत जरूरी है, इसको कानून में होना चाहिए, वरना जो ईमानदार अधिकारी हैं वो सिस्टम में कुचल के रख दिए जाएंगे, उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए जाएंगे। अगर वो किसी दबाव में आए बिना काम करना चाहते हैं, अगर वो अपने राजनीतिक आकाओं और बड़े अधिकारियों के दबाव के आगे नहीं झुकते हैं, तो उनको इस तरीके के फर्जी भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके उनके खिलाफ जांच बैठाई जाएगी, उनको सजा दी जाएगी, उनका उत्पीड़न होगा, उनके विरुद्ध शारीरिक, मानसिक, आर्थिक इस तरीके के कष्ट पहुंचाने के प्रयास होंगे। और इसलिए 17A का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दरअसल ईमानदार अधिकारियों को एक संरक्षण प्रदान करती है। अब जस्टिस नागरत्ना का जो व्यू है वो अलग है और जस्टिस विश्वनाथन का जो व्यू है वो अलग है। दरअसल 2018 के पहले, सन 2018 के पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में जांच के लिए किसी तरीके के पूर्वानुमति की कोई आवश्यकता पहले थी ही नहीं। केवल अभियोजन के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए, अगर मुकदमा शुरू करना है, यानी जांच पूरी हो गई है और अब मुकदमा शुरू करना है, तो मुकदमा शुरू करने के लिए सेक्शन 19 में मंजूरी लेना जरूरी किया गया था। लेकिन 1990s में, 1990 के दशक में, जब जांच एजेंसियों के कामकाज के तौर तरीकों पर बहुत तरीके के सवाल उठने शुरू हुए, जब उनके जांच करने की निष्पक्षता, स्वतंत्रता पर कई सारे प्रश्न चिन्ह लगे, वो संदेह के घेरे में आ गए, तो फिर एक व्यवस्था की गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम फैसलों में कहा कि सीबीआई की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना जरूरी है। हालांकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सरकार के दबाव में आकर के जो सीबीआई है वो एक केज्ड पैरट है, पिंजड़े में बंद तोता है, जो अपने आका की भाषा, अपने आका की जबान बोलता है, यानी सरकार के दबाव में आकर सरकार की तरह, सरकार की सोच, सरकार की भाषा, सरकार का पक्ष, सरकार के व्यवहार के अनुसार दरअसल सीबीआई का व्यवहार होता है। और इसलिए एक व्यवस्था बनाई गई कि कैबिनेट सचिव और उनके समकक्ष के जो अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध अगर किसी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो फिर सरकार से, केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि 2003 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसको हम डीएसपी कहते हैं, उसमें एक धारा 6A जोड़ दिया गया, जिसमें कहा गया कि संयुक्त सचिव स्तर के ऊपर
यानी संयुक्त सचिव, उनके समकक्ष और उनके ऊपर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, अगर उनके विरुद्ध किसी तरीके के भ्रष्टाचार या अन्य मामलों में जांच करना है तो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी। जैसे ही ये क्लॉज जोड़ा गया, इसको चुनौती दी गई और आखिरकार 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा 6A को असंवैधानिक और विधि शून्य घोषित कर दिया और यह कहा कि यह भ्रष्टाचार के मामलों में कानूनी कार्रवाई करने, जांच की कार्रवाई करने के मामले को कमजोर बनाता है। और दूसरी बात, ये विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है, क्योंकि संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी हो या कितने भी स्तर का बड़ा अधिकारी हो, अधिकारी कर्मचारी में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता। कानून में इस तरीके का भेदभाव करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और तब भारत सरकार ने आखिरकार यह व्यवस्था की और 2018 के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में संशोधन करते हुए 17A, सेक्शन 17A को पुनः जोड़ दिया। अब जब जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस पर अपना स्प्लिट ओपिनियन दिया है, तो हमारे सामने दोराहे पर खड़े होने जैसी स्थिति आ गई है। अब यह मामला एक बड़ी संविधान पीठ को सौंपा गया है। अब बड़ी संविधान पीठ इस पर क्या फैसला करेगी, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर बड़ी संविधान पीठ यह फैसला करती है कि 17A का रहना जरूरी है, तो इससे भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी जो लड़ाई है वो कमजोर होगी। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक के अनुसार जो करप्शन का इंटरनेशनल इंडेक्स है, उसमें हमारा स्थान 85वें स्थान पर है, 85वें रैंक पर है। यानी कि हम दुनिया के भ्रष्टाचार करने वाले देशों में हमारी गिनती ऊपर के देशों में शुमार होती है। हमारी छवि अच्छी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसे जो संस्थान हैं, जो सरकारों में पारदर्शिता, खुलापन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन के लिए काम करने वाले हैं, ऐसे NGOs, उनकी ये मांग है कि भ्रष्टाचार संबंधित मामलों की जांच करने के लिए किसी तरीके का इस प्रकार का प्रोटेक्शन क्लॉज नहीं होना चाहिए। इस तरीके की मंजूरी लेने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो मंजूरी लेने में काफी लंबा समय लग जाता है, दूसरा जो भ्रष्टाचार करने वाला अधिकारी है या कम से कम जिसके ऊपर ऐसा आरोप है वो सचेत और सतर्क हो जाता है, तीसरा जो जांच करने में एक बड़ा सरप्राइज फैक्टर होता है, आकस्मिकता का जो एक एंगल होता है वो कमजोर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि भ्रष्टाचार के आरोप में आ जाने वाला ऐसा अधिकारी अपने बीच बचाव का इंतजाम कर लेता है, सबूतों को नष्ट कर सकता है और अपने विरुद्ध होने वाले भावी कार्रवाई से अपने आप को बचाने में कामयाब हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ यह भी देखना बहुत जरूरी है कि जो ईमानदार अधिकारी हैं, जो अपने से वरिष्ठ अधिकारी या अपने राजनीतिक मालिकों और राजनीतिक आकाओं के दबाव में आने से मना कर देते हैं, जो झुकने से मना कर देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके ऊपर भी इस तरीके के भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर तुरंत मंजूरी दे दी जाए और उनको फिर एक लंबे समय तक मानसिक उत्पीड़न, सामाजिक विद्वेष, अपमान और तिरस्कार की परिस्थिति से गुजरना पड़े, उनका प्रशासनिक मानमर्दन हो, सामाजिक मानमर्दन हो। अब यहीं पर हमें एक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है कि हमें क्या करना होगा, और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का आगामी निर्णय इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।